हो सकता है कि वो हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, और हो सकता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के हों, हम अनदर पार्ट में आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से पहले का थ्योरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम इन एडिकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए सम फिनोमेना डिस्कस करेंगे तो उनमें कुछ पॉइंट्स यूज होंगे। रेडिएशन, पार्टिकल, ठीक है। रेडिएशन मींस यहाँ पे शॉर्ट में वर्ड यूज कर रहे हैं रेडिएशन, जो मोस्टली बुक भी यूज करते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, रेडिएशन एज वेल एज मटेरियल पार्टिकल और जस्ट मैटर वर्ड यूज कर सकते हैं। बोथ हैव सिंगल कैरेक्टर, सिंगल नेचर। ये सिंगल नेचर होता है, यहाँ पे ड्यूअल नेचर नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, बोथ रेडिएशन एज वेल एज मैटर, अकॉर्डिंग टू न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, both have dual nature. Radiation, according to classical mechanics, radiation has only wave nature, according to classical mechanics, and matter has only particle nature. And all variables, according to classical mechanics, are continuous. These basic concepts हैं classical mechanics के, ये आपको सभी को आइडिया होना चाहिए। रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इज वेव, और वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेव के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक तो एम्पलीट्यूड चाहिए। 12th लेवल से या 10th लेवल से आप वेव्स पढ़ते आ रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा आप लोग। लाइक इस वेव को रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल i k डॉट r माइनस ओमेगा t। मैं टाइप्स ऑफ वेव्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया मैंने मैथमेटिकल फॉर्म। सिस्टम रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड, सिस्टम a प्रोपेगेशन वेक्टर, प्रोपेगेशन वेक्टर मोमेंटम, ये रिलेटेड टर्म्स होंगे। तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड चाहिए और वेव वेक्टर चाहिए। वेक्टर वर्ड इसलिए क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी इंक्लूड करेगा। पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मास चाहिए, और मोशन में है तो मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम तभी होगा जब मास ऐसे शिफ्ट। ये पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन और वेव रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो क्लासिकली भी करेक्ट हैं और क्वांटम मैकेनिकली भी करेक्ट हैं। ये दोनों पार्ट के लिए करेक्ट हैं। बट जो कॉमन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ये मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे सिंगल नेचर है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ड्यूअल नेचर। ऑल वेरिएबल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कंटीन्यूअस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सम वेरिएबल्स कंटीन्यूअस हो सकते हैं, सम वेरिएबल्स डिस्क्रीट हो सकते हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या वेरिएबल्स कंटीन्यूअस हैं, क्या वेरिएबल्स डिस्क्रीट हैं। खुद से आप ये नहीं कहेंगे कि ऑल वेरिएबल्स क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्रीट हैं। अगर आप कंपेयर करें तो हो सकता है सब लोग एमएससी पास आउट हो या अपीयरिंग हो, सभी को ये पता होगा कि जब हम पोजीशन स्पेस में पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करते हैं, चाहे क्लासिकली मेजर कर लें चाहे क्वांटम मैकेनिकली मेजर कर लें, पोजीशन डिस्क्रीट नहीं है इन पोजीशन स्पेस। तो अपने चॉइस, अपने खुद से ये प्री डिटरमाइन नहीं रहेंगे कि ऑल वेरिएबल्स डिस्क्रीट होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कंटीन्यूअस फैक्टर आप इंक्लूड करेंगे। एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, दीज ऑल आर कंटीन्यूअस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो दीज कांसेप्ट्स की वजह से सम फिनोमेना क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग करेक्टली एक्सप्लेन नहीं होते, जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इन एडिकेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सम पॉइंट्स और आपको मैंने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर से पहले भी आइडिया रहा हो। हम रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस को कंपेयर करते हैं। ये भी पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस कब आपको यूज करना है और रिलेटिविस्टिक केस कब यूज करना है, कब आप रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशंस आप यूज करेंगे। मैंने 3 कंपेरिजन आपको वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो वेलोसिटी का कंपेरिजन बताया है, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c। ये कंपेरिजन सभी को पता होगा। इस केस में आप नॉन रिलेटिविस्टिक रिजल्ट यूज करते हैं। बट अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंपेरेबल टू c है तो आप रिलेटिविस्टिक केस यूज करके चलते हैं। सी में आपको एक काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी का कंपेरिजन मैंने बताया। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी, केस नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कंपेरेबल टू रेस्ट मास एनर्जी और एक्सीड्स रेस्ट मास एनर्जी, देन केस इज रिलेटिविस्टिक। और एक कंडीशन आपको मैंने डिस्कस किया है, अगर सम टाइम मोमेंटम दिया होगा तो मोमेंटम और जो पार्टिकल का नेम दिया होगा तो आपको रेस्ट मास एनर्जी का सभी को आइडिया है पार्टिकल के पास, रेस्ट मास एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी और मोमेंटम को आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो मोमेंटम को आप एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सीपी का जो यूनिट होगा वो एनर्जी यूनिट बन जाएगा। और एनर्जी यूनिट को रेस्ट मास, ये सीपी वैल्यू को रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करेंगे। इफ सीपी इज वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी, देन केस इज नॉन रिलेटिविस्टिक। इफ सीपी इज कंपेरेबल टू रेस्ट मास एनर्जी
और CP exceeds rest mass energy then Kc is relativity। एक तो ये आपको पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, जहाँ जो डेटा के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी वो आप अप्लाई कर लेंगे। और स्टार्टिंग जब आप ये नोट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स हैं या मोस्टली यूज होने वाले कंसेप्ट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो स्टार्टिंग के अपने नोटबुक में स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस पे नोट करें, जिससे सर्च करने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। आप उसको ऐसा नहीं कि जहां मैंने बताया वहां पे ही आप नोट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं वो 3-4 पेजेस आप ब्लैंक रख दीजिए, उन पे आप ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स को आप नोट करिए जो मोस्टली आपको यूज होने हैं, जो आपको मोर टाइम पे मेमोराइज। बाकी जो टॉपिक वाइज मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आगे फिर नोट करते जाएं। और जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो, उसकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो, तो 1 पेज वहां पे फिर से ब्लैंक रख दीजिए, फिर उसके बाद आगे उसके प्रॉब्लम्स नोट करें। इससे क्या होगा कि आपका बाई चांस कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉब्लम के थ्रू आएगा तो उस पेज पे आप उसको नोट कर सकते हैं। एक साथ आपके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट हो। और जब आप ये बल्क नोट बनाएंगे, आप साथ के साथ सभी टॉपिक का एक ब्रीफ नोट्स भी बनाते जाएंगे। जिन पॉइंट्स को आपको हमेशा हैबिट में लाना है, उन पॉइंट्स को सिर्फ आप उस पर नोट करें, उन कंसेप्ट्स को, ट्रिक्स को आप वहाँ पे नोट करें। क्योंकि बल्कि जब हो जाता है नोट्स, तो आपको फिर ये एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि इस बुक का तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, हमसे रिवीजन में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो रिवाइज करने का भी वे हम लोगों का कई बार रॉन्ग होता है कि हमको जो आता है, जो नहीं आता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। हमको जब रिवीजन करते हैं तो रिकॉल करें, जो हो सकता है मैंने लास्ट लेक्चर में पॉइंट बताया हो, जो न्यू कैंडिडेट है वो देखें कि जब हम रिवीजन करते हैं तो मोस्टली कैंडिडेट का मेथड क्या होता है कि हम स्टार्टिंग के पेज पे जो नोट किए और लास्ट तक नोटबुक में जो नोट था, हम उसको पेज पलटते हुए जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा उस नोटबुक में आपको 10%, 20%, 30% भी मेमोराइज नहीं रहा होगा या हैबिट में नहीं आया होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो आता था, जो नहीं आता था, सबको मिक्स कर लिया, और माइंड की कैपेसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, एफिशिएंसी कॉरस्पॉन्डिंग सब मिक्स हो गया। तो हमारा माइंड ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। एग्जाम से पहले वाली सिचुएशन को आप रिकॉल करिए, सब 90% स्टूडेंट को, कैंडिडेट को यही लगता है कि अब तो मुझे कुछ नहीं आता। चाहे एग्जाम कितना अच्छा हो जाए, एग्जाम से पहले, एंटर करने से पहले 1 आवर 2 आवर बिफोर, 1 डे बिफोर आप चेक करिए, आपकी यही सिचुएशन होती होगी कि हमको कुछ नहीं आता। तो ये सिचुएशन को ओवरकम करने का एक इजी वे यही है कि पहले आप ये डिफरेंशिएट करिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता उसको रिवाइज करना होता है, जो आता है उसको भी रिवाइज करेंगे। तो ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर करके आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो, ये जो भी मैंने लास्ट स्लाइड पे मैंने कंपेरिजन नोट किया है, ये सभी को आता होगा। एक जब न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी तो इनको तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप यूज करके कंपेयर कर लेंगे, बट इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये फ्रैक्शंस हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं these डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप एक रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर होता है गामा 1/√1 - v²/c², जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब अगर इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करें 10⁷ मीटर पर सेकंड पे, इससे लोअर वैल्यू पे और इससे हायर वैल्यू पे, तो कैलकुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन चाहिए, आप ये गामा को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए। ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर इंक्लूड करते हैं और ये कंडीशन से कॉरस्पॉन्डिंग का यूज करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया है। किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए, या आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े होंगे, फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल जो रिलेटिविस्टिक मास होता है वो गामा टाइम्स रेस्ट मास आप यूज करते हैं। अगर रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास, ये रिलेटिविस्टिक मास है और ये रेस्ट मास है, अगर बोथ मास सेम हो जाएंगे तो केस नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, कोई करेक्शन नहीं आया। रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर गामा की वैल्यू 1 होगी तो कोई करेक्शन नहीं होगा, बट जैसे ही गामा वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा तो ये रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से डिफरेंट आएगा, और जब डिफरेंट होगा तो वो करेक्शन कितने डेसिमल प्लेस तक हमें चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम केस डिसाइड करेंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक है या रिलेटिविस्टिक है, जो आप नोटेशन वाइज मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। बट उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। 3 गामा वैल्यूज कैलकुलेट करिए वेलोसिटी की 3 डिफरेंट वैल्यूज पे, और आप चेक करिए कि डेसिमल के कितने प्लेस पे गामा की वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको रीजन आइडिया पता रहेगा। किसी भी मेटेरियल पार्टिकल के लिए, सपोज आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं, तो m0 की वैल्यू का आपको आइडिया है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब उसका रिलेटिविस्टिक मास v3 वेलोसिटी पे आप चेक करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका 6 प्लेस पे या 7 प्लेस पे डेसिमल के बाद गामा वैल्यू में चेंज आए। यहाँ पे हो सकता है कि आपको और भी डेसिमल प्लेस हायर प्लेस पे हो सकता है 8th 9th पे जाके इफेक्ट करे, और यहाँ पे हो सकता है कि वो 3rd प्लेस पे इफेक्ट कर जाए। और जब आपको कैलकुलेशन चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। जब 3rd को राउंड ऑफ करके 2nd बनाएंगे तो ये कंट्रीब्यूट कर जाएगा। हो सकता है 10⁻15 पे 3 प्लेस और 4th प्लेस पे कोई इफेक्ट ना आए। तो जब हमें डेसिमल, जब एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली कैलकुलेशन आप 2nd और 3rd प्लेस डेसिमल प्लेस तक करते हैं। जब 2nd और 3rd प्लेस तक करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जब चेंज नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिए 10⁵ 3 × 10⁸ के रेस्पेक्ट में स्मॉल है, 1000 का डिफरेंस बैठता है। तो उस केस में आप ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस ही आप यूज किए होगा। बट मैं आपको एक फिर से हिंट कर दूं, अगर वो कैलकुलेशन में कहीं मेंशन कर दे कि आपको 10th प्लेस तक एक्यूरेसी चेक करनी है, तो तब हो सकता है कि यहाँ पे आप फिर नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में एरर आ जाएगा। जो मैंने स्टेटमेंट बोला, जो कंपेरिजन बताया, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। मैंने 3 वेलोसिटी की वैल्यूज बताई हैं क्योंकि नोटेशन से तो आपको सभी को पता है, बट ऑल टाइम प्रॉब्लम्स
एक्सप्रेशन बेस्ड नहीं होती कि आपको रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन चाहिए नॉन रिलेटिविस्टिक। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये खुद से चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी की रेंज ये है या ये है। तो एक बाउंड्री है, अगर आपको सेकंड और थर्ड प्लेस तक की एक्यूरेसी चाहिए तो 10⁷ मीटर पर सेकंड को आप बाउंड्री लाइन लेके चलिए। जब इससे वेलोसिटी हायर हो तो केस रिलेटिविस्टिक, और इससे वेलोसिटी लोअर हो, लेस हो, तब केस नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, अगर आपको थर्ड सेकंड पॉइंट डेसिमल के प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये बाउंड्री लाइन लो। मोस्टली प्रॉब्लम में आपको ये सेकंड और थर्ड प्लेस तक की कैलकुलेशन करना होता है डेसिमल के। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी सर, जैसे 10⁻⁷ के लिए गामा की वैल्यू 1.017 आ रही है, तो हम ये गामा की वैल्यू से चेक करेंगे कि लाइक अगर वो बताइए कितना है जो आप बता रहे हैं। मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 1.017 आप चेक करिए। ये सेकंड प्लेस का इफेक्ट करने लगा। 1.00111 आ रही है। मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए जो भी आ रहा है। या मैं 1.017 आ रही है, कोई बात नहीं, जस्ट एग्जांपल वाइज ले लीजिए इसको, जो भी आए वो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने जो बताया आप चेक करिए, गामा की वैल्यू अगर ये 1 होता तो ये दोनों मास की वैल्यू सेम आती। बट अगर हम ये वेलोसिटी को रख ले रहे हैं तो ये डेसिमल के सेकंड प्लेस पे इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो आप सेकंड वाले में 10.9 पहले एक बात, एक एग्जांपल को एक वैल्यू लेके मैं बताता हूं, जब यहां पे जो क्वेश्चन पूछे उनको क्लियर कर दूं। अब जब यहां पे चेक करेंगे तो ये 9.1 मल्टी जो 10 टू पावर फैक्टर है उसको सेम रखिए। इस 9.1 में आप 1.017 को प्रोडक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के सेकंड प्लेस या फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस को इफेक्ट कर देगा या नहीं कर देगा? यस सर, कर देगा। मास में वेरिएशन हुआ। हां, मास वेरी किया तो इट मींस जब मास वेरी करता है मोशन की वजह से तो वहां पे रिलेटिविस्टिक केस हम यूज करते हैं, क्योंकि रिलेटिविस्टिक करेक्शन फैक्टर में कंप्यूट करें। ओके सर, ठीक है, तो ये बाउंड्री लाइन है। अब अगर ये गामा की वैल्यू इस पे जाए 10⁵ पे तो हो सकता है कि ये किसी और हायर प्लेस पे जाके इफेक्ट करे। तो जब सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस तक की एक्यूरेसी चाहिए होगी तब यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा तो मोस्टली केसेस आप 1000, 10,000, 1 लाख तक के लिए आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज किए हो। ठीक है, तो ये बाउंड्री लाइन है। इससे लोअर के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक और इससे हायर के लिए और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे भी आप रिलेटिविस्टिक केस यूज करते हैं। ओके सर, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से क्वेश्चन राइज किया था कि इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप कहीं के रिजल्ट्स को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, कांसेप्ट्स को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं। किसी वेव के लिए आप इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, हो सकता है इंटेंसिटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी आप लोगों ने यूज किए हों। तो इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जब आप इसको यूज करेंगे इंटेंसिटी रेडिएशन के लिए तो हो सकता है कि आप सोर्स का इंटेंसिटी यूज करें या इंसिडेंट सरफेस का इंटेंसिटी फाइंड करें। तो जब भी आप अगर इमिटेड रेडिएशन का इंटेंसिटी लेना है तो ये एरिया इमिटेड सोर्स का आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट सरफेस पे इंटेंसिटी आप फाइंड करेंगे तब ये एरिया इंसिडेंट सरफेस का आ जाएगा। तो ये एरिया मैंने आपको हिंट कर दिया कि एरिया किस पार्ट का आपको यूज करना है, क्योंकि जो सोर्स की इंटेंसिटी है, जब सोर्स को जिस सरफेस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाएंगे तो सोर्स की इंटेंसिटी और इंसिडेंट सरफेस की जो इंटेंसिटी है उसे नहीं आता, वो चेंज हो जाता है। एनर्जी पर एरिया पर टाइम ये ऑलवेज करेक्ट है इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। बट अगर आप इसी को अगर आप रिलेट कर रहे हो सम टाइम अपना इंटेंसिटी, ये हैबिट में होगा सम एक्सप्रेशन कि एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आप डिफाइन कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर। और सम स्टूडेंट इंटेंसिटी को हो सकता है कि डेफिनेशन ले रहे हो नंबर ऑफ फोटॉन्स के टर्म्स में, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। देखो मैंने 3 डेफिनेशंस इंटेंसिटी का लिखा है, ये बोथ केस के लिए करेक्ट है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स बोथ के लिए करेक्ट है। बट ये डेफिनेशन को अगर आप चेक करें तो ये प्योरली क्लासिकल केस के लिए, तो आप ईएमटी में भी आप यूज करते हैं। आप वेव प्रोपेगेशंस पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड किया होगा, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। सर तो वहां पे आप ये रिकॉल करें तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में E क्रॉस H जब पढ़ेंगे और H को फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उससे रिलेट हो जाता है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है। बट जैसे ही आप क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेंगे तब रेडिएशन की एनर्जी को फोटोन के टर्म्स में आप डिफाइन करता है, तब ये डेफिनेशन बनता है। तो मैंने जैसे ये पहले ही आपको डिफरेंशिएट किया है कि ये डेफिनेशंस कहाँ पे कब यूज होना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ऑल टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिक्स केस बन जाएगा। हो सकता है कि मैं आपको क्लासिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप ये डेफिनेशन लगा रहे हैं, तो डाउट ऑटोमेटिकली आएंगे, कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि जब आप कंसेप्ट ही करेक्ट यूज नहीं करेंगे तो डाउट आएंगे, मिस्टेक आपको लगेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंसेप्ट को कहाँ, इन कंसेप्ट को कहाँ पे अप्लाई करें। जब तक बेसिक पार्ट पे डाउट रहेगा एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली डाउट मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। सेकंड वाला कहाँ यूज होगा ये? हां जी, ये दोनों लास्ट वाले दो कहाँ? एप्लीकेशन तो इनका भी आगे जब इंडिया की क्लासिकल मैकेनिक्स इट मींस ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिनोमेना एक्सप्लेन करेंगे वहां यूज होंगे। मतलब जैसे फर्स्ट वाला तो दोनों केसेस पे अप्लाई हो गया। हां जी, तो लास्ट प्योरली क्लासिकल एक्सप्लेन करेंगे किसी फिनोमेना को तब ये आप यूज करेंगे। अब अगर आप वहां पे क्वांटाइजेशन यूज कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं तब आप ये यूज कर सकते हैं, बट क्लासिकल केस में यूज नहीं कर सकते इसको। क्लियर हुआ? रिलेटिविस्टिक केस में यूज होंगे ना ये दोनों लास्ट वाले। मैंने जो बताया अभी रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक की तो बात ही नहीं की मैंने यहाँ पे।
मैंने बताया कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल में भी आप रिलेटिविस्टिक केस ले सकते हैं, क्वांटम में भी रिलेटिविस्टिक केस ले सकते हैं। रिलेटिविस्टिक केस पार्टिकल के जो मटेरियल पार्टिकल के लिए मैंने आपको ये हिंट किया, इस कंसेप्ट से आपको रिलेटिविस्टिक केस डिसाइड करना कि गामा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटर देन 1 है या नियरली 1 है, या वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के हिसाब से ये कंडीशंस आपको बता दी। तो ये कंडीशन तो मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, इनमें कहाँ आपको यूज कर दिया। बस मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये प्योरली क्लासिकल केस है और ये प्योरली क्वांटम केस है। अगर मैं ये यहाँ पे पहले नहीं बताऊंगा तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आप लोग इसको मिक्स करके फिर मुझसे क्वेश्चन राइज करेंगे और डाउट क्रिएट करेंगे। बाकी जिसको क्लियर हो रहा होगा उसको भी डाउट इंक्रीज हो सकता है। फर्स्ट वाला क्लासिकल एंड क्वांटम बोथ ये ऑल टाइम यूज कर सकते हैं। टू वर्ड और यहाँ पे यूज होंगे, एक मटेरियल पार्टिकल और एक रेडिएशन पार्टिकल। दोनों ही पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल और रेडिएशन पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल मींस जिसके लिए रेस मास, पार्टिकल के लिए अभी आपको मैंने वेव और पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हिंट किया। यहाँ पे पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए एनर्जी चाहिए और मोमेंटम चाहिए। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वहां पे मास भी चाहिए। तो मटेरियल पार्टिकल मींस जिसका रेस मास नॉन जीरो होगा, उसमें मास भी आ गया और मास के साथ रेस मास एनर्जी भी होगी, कि कोई और एनर्जी भी हो सकती है, तो वहां पे एनर्जी भी है और मास भी है, दैट मींस वो पार्टिकल है। ऐसे ही जब आप रेडिएशन पढ़ेंगे तो रेडिएशन में भी जब आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे रेडिएशन को स्टडी करने के लिए तो पार्टिकल नेचर आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे हिंट कर दूं कि जब आप फोटॉन्स वर्ड यूज करते हैं रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तब क्लासिकल केस नहीं रहता वहाँ। फोटॉन का एग्जिस्टेंस रेडिएशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है, क्लासिकली नहीं है। अभी फिर से अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो जो मैंने नोट कराया उसको पढ़ते जाइए। रेडिएशन के क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन में सिर्फ वेव नेचर है, मैटर में पार्टिकल नेचर है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन वेव है और अगर उसमें साथ में पार्टिकल नेचर आएगा तो वो क्वांटम मैकेनिक्स आप वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब भी फोटोन वर्ड आएगा ऑटोमेटिकली आपने क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पार्टिकल रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, रेडिएशन पार्टिकल मींस फोटोन। अब आप ये मेटल पार्टिकल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए एनर्जी चाहिए और फोटोन का एनर्जी आप पढ़ते हैं एच, और हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम फोटोन के लिए E/c, फोटोन के लिए एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आप यूज करते हैं इक्वल CP, H/c। ये फोटोन का मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि फोटोन में एनर्जी भी है और फोटोन में मोमेंटम भी है। तो एनर्जी और मोमेंटम अगर बोथ है तो किस क्लास में जाएगा वो? पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन क्लासिकली पॉसिबल नहीं है, क्लासिकल कंसेप्ट नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ऐसा नहीं कि आप जब मैं यहाँ पे ये आपको हिंट करूं तो आप वहाँ पे फिर से फोटोन का कंसेप्ट क्लासिकली अप्लाई करने लगे तो आपको डाउट फिर से वहाँ पे आ जाएगा। तो फोटोन जब भी वर्ड यूज करेंगे रेडिएशन के लिए वहाँ पे हमने ओल्ड क्वांटम थ्योरी अप्लाई कर दिया, प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, सभी को पता है। तो फोटोन का एग्जिस्टेंस सिर्फ तभी है जो मोशन करेगा, रेस्ट पे फोटोन नहीं होता। ये तो सभी को फॉलो रहा होगा कि रेस्ट मास और फोटोन 0 होता है। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। रेडिएशन पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। फिर से बोलिए। फोटॉन क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, क्लासिकल मैकेनिकल मतलब वर्क में इसको जो है ये नहीं लिया जाएगा। जब आप कोई रेडिएशन को क्लासिकली ट्रीट कराएंगे तो सिर्फ उसमें रेडिएशन का वेव नेचर ले सकते हैं, फोटोन वर्ड यूज नहीं करेंगे। फोटोन पार्टिकल है जो डुअल कैरेक्टर की वजह से राइज हुआ, ये सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे यूज करें। बहुत सारे डाउट्स इसलिए भी आते हैं कि हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वहाँ पे जो हमें बुक फॉलो करने के लिए बुक रेफरेंस बुक होती है, तो उस राइटर ने हमें कई बार कंसेप्ट को मिक्स करके डाउट क्रिएट किया हुआ है। आपको जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े होंगे साथ में आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का चैप्टर उस बुक में इंक्लूड किया होगा, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फोटोन का कंसेप्ट आता है। यस सर। तो उससे आप लोगों को डाउट क्रिएट होता होगा। एक यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वर्ड आएगा जो आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब आप ये बताइए ये स्टेटमेंट आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का आइडिया दे रहा है या क्वांटम मैकेनिक्स का? क्वांटम मैकेनिक्स का। सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि अभी पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेडिएशन वेव है और क्लासिकली सिंगल कैरेक्टर है, तो पार्टिकल नेचर तो क्लासिकली आना ही नहीं चाहिए रेडिएशन। ड्यूअल नेचर जब आया तो दैट मींस क्वांटम मैकेनिक्स आया वहां पे। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, द रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ पार्टिकल्स, रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे? फोटॉन्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स रेडिएशन हैज ओनली वेव नेचर, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रेडिएशन हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और जब फोटोन का कांसेप्ट आएगा वहां पे तो ऑटोमेटिकली ड्यूअल नेचर आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स आपने इंक्लूड कर दिया। और ये क्वांटम नेचर कहां से राइज हुआ कि रेडिएशन की जो एनर्जी जो हम क्लासिकली कंटीन्यूअस ले रहे थे, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ
नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, E इक्वल्स NH न्यू आप लोग पढ़ते हैं प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से। तो ये लेफ्ट साइड में रेडिएशन की एनर्जी है और राइट साइड में H न्यू फोटॉन की एनर्जी है। तो फोटॉन की एनर्जी के टर्म्स में हम रेडिएशन की एनर्जी, वेव की एनर्जी को लिख रहे हैं, तो ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। जो आप ये आप रिकॉल करिए, 12th लेवल पे आपने प्लैंक्स क्वांटाइजेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिर आप जब ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे आए होंगे तो ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन है एनर्जी के क्वांटाइजेशन की। रेडिएशन की एनर्जी डिस्क्रीट होगी, कंटीन्यूअस नहीं होगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स जो हम मिक्स करेंगे तो डाउट क्रिएट होगा। तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? तो अब स्टार्ट करते हैं। Inadequacies of classical mechanics और origin of quantum mechanics। डिफरेंट बुक्स आप लोग इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग पढ़े होंगे हो सकता है, ठीक है। जो भी बुक पढ़ेंगे तो ये जो आपको मैंने टॉपिक का नेम लिखा है, सम बुक में ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर भी नेम हो सकता है। उसी में आप क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर चेक करेंगे और सक्सेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चेक करेंगे। तो डिफरेंट नेम हो सकते हैं टॉपिक के। इसी में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन भी एक साथ में आ जाएगा। इसमें आपको कंफर्म होगा कि कोई पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आप रेडिएशन का वेव नेचर ले रहे हैं या पार्टिकल नेचर ले रहे हैं, और किस कंसेप्ट से, किस थ्योरी से वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो रहा है। कोई भी जो पॉपुलर थ्योरी है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगी, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पे को जब वो फुलफिल नहीं करेगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से वो फुलफिल नहीं होगी, तब हमें किसी न्यू थ्योरी की, न्यू इंस्ट्रूमेंट की, न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल फिनोमेना को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन ही नहीं होता। हम क्वांटम मैकेनिक्स से जाते ही नहीं, हमें न्यू थ्योरी सर्च ही नहीं होती। तो inadequacies of classical mechanics leads to the origin of new theory quantum mechanics। तो साथ में ही आपको ये यहाँ पे इंक्लूड होगा, ओरिजिन कहाँ से हुआ, जब क्लासिकल मैकेनिक्स हम फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो वेरियस फिनोमेना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ये भी क्वांटम मैकेनिकली करेक्टली एक्सप्लेन होता है। जीमन इफेक्ट, और भी फिनोमेना है, ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स में जितने फिनोमेना पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं होते हैं, उनमें क्वांटम मैकेनिक्स से आपको रिक्वायरमेंट। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। जब 20 फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की आपको सब्स्टिट्यूट चाहिएगा, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। देखो मैंने यहाँ पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है बुक के अकॉर्डिंग, सम आपको फिनोमेना के नेम सजेस्ट करने थे, नोट हो गए। जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फर्स्ट फिनोमेना होगा inadequacy ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को कंपेयर करने के लिए, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन फर्स्ट फिनोमेना वहाँ पे यूज किया होगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं इस कोचिंग में 2007 से पढ़ा रहा हूँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों टॉपिक में पढ़ाता हूँ, तो मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस कर देता हूँ, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। इसलिए मैं inadequacy ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करूँगा। तो डिस्कस करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect, the ejection of electrons from the surface of the matter on irradiating it is called photoelectric effect. And the ejected electrons are called photoelectrons.
देखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लोगों ने अब तक डिफरेंट फिनोमेना पढ़े होंगे, आप इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक आपने फिनोमेना पढ़ा होगा थर्मो आयनिक इमिशन, एक आपने फील्ड इमिशन पढ़ा होगा जिसका आप फोटो डायोड्स में एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने फोटो डायोड पढ़ा होगा, वहाँ पे एक फील्ड इमिशन का कंसेप्ट आता है, एक थर्मो आयनिक इमिशन और एक यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन या इमिशन हो रहा है, बट वहाँ पे इजेक्शन का रीजन क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। थर्मो आयनिक इमिशन में अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होगा वो थर्मो आयनिक इमिशन होगा। अब आपने कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये फोटो एमिसिव सरफेस रख दिया जिससे आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे वो मटेरियल रख दिया, ठीक है। तो दैट फील्ड अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग है तो वो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकता है। बट यहाँ पे जो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करना है, जो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोटो वर्ड से ही कंफर्म हो रहा है कि हम फोटॉन से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसलिए वर्ड है यहाँ पे इफेक्ट में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहीं पर्टिकुलर मटेरियल पे फोटॉन्स इंसिडेंट उसके नेम को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसके एप्लीकेशंस आप लोगों सोलर सेल्स, फोटो डायोड्स, सिंटिलेटर, दीज एप्लीकेशंस पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बाकी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी अनदर इफेक्ट में हो रहा है या किसी अनदर फिनोमेना में हो रहा है उससे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है उसमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनदर इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल पार्टिकल का मीनिंग क्या है कि उसकी इंट्रिंसिक क्वांटिटी सेम है। अब ये ऐसा हो सकता है कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं साथ में किसी और रीजन से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं, बट आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है, इजेक्ट हुआ है, और कौन किसी अनदर रीजन से इजेक्ट हुआ है। तो जब कोई इवेंट हम पढ़ते हैं, कोई फिनोमेना हम पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे एक से ज्यादा केसेस फिनोमेना का मिक्स रिजल्ट मिले। बट जब हम थियोरेटिकली उसको स्टडी करते हैं तो जिस फिनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी 100% प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं और बाकी को हम एब्सेंट मान के चलते हैं। जब हम थ्योरी पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनमें बहुत सारे और भी रीजन्स हो सकते हैं, तो उनको हम एब्सेंट करके चलेंगे, तभी थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ भी कोई और फिनोमेना भी हो सकता है। बट जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम बाकी सारे फिनोमेना को एब्सेंट करके चलेंगे, ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे 100% लेके चलेंगे। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। अब इसके सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। देखो एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, कई बार होता है कि हमें किसी थ्योरी को कंफर्म करना है एक्सपेरिमेंट से, हम उस एक्सपेरिमेंट को किए और एक्सपेरिमेंट उस थ्योरी के कंफर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मिल गए, इट मींस वहाँ पे कोई और एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग रिजल्ट मिल गए। तो कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी पहले आती है, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट कर लें फिर उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया है हेनरी हर्ट्ज ने इन 1887 के अराउंड। ये एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया है। बट अब ये मेरा एक क्वेश्चन है, बाद में पूछ लेना है, आज के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखो अगर मुझसे पढ़ना है तो अपने बताने के बाद अपने हैबिट्स में चेंज करते आइए। मैंने पहले ही बोला कि जिसको पूछना है वो बाद में पूछ ले, इससे पूरी लेक्चर का फ्लो टूट जाता है। बार बार बोलना पड़ता है, सिर्फ डिस्टर्बेंस होता है, पूरा कंसंट्रेशन मेरा भी चेंज होता है, पूरी क्लास का कंसंट्रेशन चेंज होता है। जो मैं बता रहा अभी क्वेश्चन आप जितना पूछेंगे, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिर्फ स्टेटमेंट नोट किया है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कोई मुझसे क्वेश्चन राइज करते हैं तो आप अपनी नॉलेज से कर रहे हैं, मैंने तो उसमें कुछ पढ़ाया नहीं, तो पहले मैं पढ़ा लूं, हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। फिर भी नहीं मिल जाए तो आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूछ लीजिएगा, और ये बार बार ना बोलना पड़े। कहीं मिस्टेक लग रहा है तो बोलिए। हेनरी हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया है। दोनों चीज डिफरेंट है। जो मैं भी बोल रहा था, कई बार हमें पता नहीं होता, उससे भी डाउट क्रिएट होता है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट डिस्कवर हुआ है, वो हर्ट्ज ने डिस्कवर किया है, फिर उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन ने बाय यूजिंग द प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन। तो हेनरी हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इफ the frequency of incident radiation if the frequency of incident radiation nu is less than the threshold frequency, मैंने बोथ के नोटेशंस भी नोट कर दिए हैं, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी न्यू और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट।
if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency mu naught, then there is no ejection of electron. There is no ejection of electrons, whatever the intensity of incident radiation. और इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को मैंने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो किसी भी इंटेंसिटी का, पुअर इंटेंसिटी का, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट कर लीजिए, कितने टाइम तक आप इंसिडेंट कर लीजिए, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करते जाएंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये स्टेटमेंट तक, इस पॉइंट तक स्टेटमेंट नोट हो गया, एंड देयर इज ऑलवेज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Always ejection of electrons, whatever the intensity of incident radiation. अब फ्रीक्वेंसी को आप लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ लेके जा रहे थे, तो इस कंडीशन में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुआ, इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। अब विद दिस कंडीशन अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए तब उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया, और maximum kinetic energy of ejected electrons depends on frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation and independent of इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये नोटेशन का मीनिंग आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस between incidence of radiation and ejection of electrons. यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने डिटेक्टेबल, इट मींस ऐसा नहीं कि टाइम डिफरेंस है, नहीं, टाइम डिफरेंस है बट दैट इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 to the power -8 और 9 सेकंड। तो इतने टाइम को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल टाइम डिफरेंस है। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे इंस्टेंटली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा, तो टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल है। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि इजेक्ट हुए कि नहीं, आप वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उन पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मोशन से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उससे करंट राइज होगा, उस करंट को आप मेजर करेंगे, दैट मींस फोटो करंट को आप मेजर करेंगे, और उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फिर पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। द फोटो करंट, जो वर्ड यूज किया है मैंने उसको हिंट कर दिया कि फोटो करंट का मीनिंग क्या है, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं उससे जो करंट राइज होगा। द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी of incident radiation and independent of frequency of incident radiation. तो ये 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट किए हैं। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट्स थियोरेटिकली, ये पहले ही वर्ड लिखा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ये हर्ट्ज के बाद और भी सम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉमसन ने भी ये चेक किया है, लेनार्ड है साइंटिस्ट, उन्होंने भी ये चेक किया, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो कॉमन पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिए। अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को थियोरेटिकली कंपेयर करना है कि किस पर्टिकुलर थ्योरी से ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन होंगे। दैट टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुए आपके पास पॉपुलर थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इस पर्टिकुलर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना से हम कंपेयर करेंगे कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता है और क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन होगा। तो पहले चेक करेंगे इसको क्लासिकली, और क्लासिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दीज पॉइंट्स को कंपेयर करने के लिए आपके पास कंसेप्ट्स हैं कि रेडिएशन का सिर्फ आपको वेव नेचर लेना है, और रेडिएशन के वेव नेचर के लिए क्लासिकली आप लोग मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन क्लासिकली जब आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो फोटोन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर
मेटीरियल स्पेसिमेन पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो दैट मींस आप वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने रे नोट कर दिया अभी, ये रेडिएशन इंसिडेंट शो कर दिया मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मटेरियल के, क्लासिकली ट्रीट करा रहे हैं। तो ये रेडिएशन इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसको प्लेन वेव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने मैक्सवेल्स वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड, इस मटेरियल के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस रेडिएशन से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यहाँ पे जब रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो इस मैटर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रेडिएशन से इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब डिफरेंट कांसेप्ट्स आप मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो आप पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये मुझे बार बार, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कांसेप्ट्स पढ़े होंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क, वो कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर टाइम वेरिंग फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन हो सकता है। बट अगर टाइम से इंडिपेंडेंट फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे कोई वर्क नहीं होता है। और ये मैकेनिक्स में एक आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिफोर इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के इनसाइड में बाउंड है और बाउंड पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली इस सरफेस से इजेक्ट नहीं हो सकता। उसको सरफेस के आउटर में लाने के लिए, सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए जिस एनर्जी से वो बाउंड है उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोवाइड करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, बट यहाँ पे उस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट करा के, रेडिएशन से इंटरेक्ट करा के। तो जो यहाँ पे फोर्स होगा, इस फोर्स से जितना वर्क डन होगा उतना ही सिस्टम की या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। जितनी एनर्जी पहले थी रेडिएशन इंसिडेंट करने से पहले, उसकी एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड होगा, वो सरफेस से आउटर में इजेक्ट हो जाएगा। बट जब तक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, पार्टिकल जितनी बाइंडिंग एनर्जी से बाउंड है सरफेस के इनसाइड में, मटेरियल के इनसाइड में, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही उस पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी से हायर एनर्जी या उतना एनर्जी पार्टिकल को प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में इजेक्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स क्लासिकल के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे। इस फोर्स से, फोर्स मींस यहाँ पे जो रेडिएशन आपने इंसिडेंट किया है उससे चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन में जो इंटरेक्शन है उससे फोर्स राइज हुआ। इस फोर्स से पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और इस एक्सेलरेशन से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। उस काइनेटिक एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब पार्टिकल वहाँ पे आउटर में ऑब्जर्व हो जाएगा। ये इनसाइड में काइनेटिक एनर्जी की मैंने बात किया, इजेक्शन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं किया है। इस मटेरियल के इनसाइड में पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, बट वो सरफेस के इनसाइड में बाउंड है। जब उनको रेडिएशन से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा तब वो आउटर में आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी की बात की है वो इजेक्शन के बाद है। अब यहाँ पे ये क्लासिकली आपको मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया, रीजन बता दिया कि कैसे वो पार्टिकल बाहर सरफेस से आउटर में ऑब्जर्व हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कंपेयर करने के लिए इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब इनको हमें चेक करना है कि क्लासिकली क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो करेक्टली एक्सप्लेन होते हैं या नहीं होते हैं। तो वी कंसीडर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्सेज। फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी है I1 और सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी है I2। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कंपेयर करने के लिए इस इंटेंसिटी को की एक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर ली 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सेकंड सोर्स के लिए मैंने इंटेंसिटी कंसीडर कर लिया सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जिस सरफेस पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है उस सरफेस के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या इससे हाई एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के आउटर में इजेक्ट होगा, इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। बट इलेक्ट्रॉन को इतना मिनिमम एनर्जी ऑब्जर्व प्रोवाइड करने के लिए इस रेडिएशन को आप कितने टाइम तक इंसिडेंट कराएं। सपोज मैंने बोथ सोर्स जो यहाँ पे कंसीडर किए हैं, बोथ सोर्स में मैंने 10 सेकंड तक रेडिएशन को इंसिडेंट किया, 10 सेकंड तक इंसिडेंट किया। और ये जो सरफेस एरिया है स्पेसिमेन का, वो एरिया भी मैंने सपोज यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस एरिया को कंसीडर कर लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर। अभी जो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको डिस्कस किया था इंटेंसिटी का, तो इस इंटेंसिटी से, एरिया से आप एनर्जी ऑफ रेडिएशन फाइंड कर सकते हैं। इस स्पेसिमेन पे 10 सेकंड तक जब आप रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे तो कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन होगा वो E1 है। और ये एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम से।
अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। 0.5 ये पर मीटर स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। 10 सेकंड तक आपने फाइंड किया है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड हो गया। सेकंड सोर्स के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 5 इंटू 10, ये 1 एरिया लिया 10 सेकंड तक तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो इस इंटेंसिटी वेरिएशन से आपको ये कंफर्म हो गया कि सेम टाइम तक अगर आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन चेंज होता जाएगा। रेडिएशन की इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म होगा। अब इस वर्क फंक्शन के लिए बोथ सोर्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इससे एनर्जी ग्रेटर है बोथ पार्ट के लिए। अब मैंने स्पेसिमेन को चेंज कर दिया। सेम सोर्स के लिए एक बार वर्क फंक्शन मैंने कंसीडर किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक बार वर्क फंक्शन कंसीडर किया सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस स्पेसिमेन का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी फर्स्ट सोर्स के लिए वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे ही आप यहाँ 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं सेकंड स्पेसिमेन के लिए, ये इवन वैल्यू सेकंड स्पेसिमेन की रिगार्डिंग जो आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, किसी का शायद वीडियो ऑन है वो आप ऑफ कर लीजिए। इनकुरात तो जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 10 सेकंड तक रेडिएशन इंसिडेंट करके, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ये लेस होगा तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब these two स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे आप कंपेयर करिए। सेकंड सोर्स के लिए E2 वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है, तो बोथ स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने सेम सोर्स कंसीडर किए I1 I2 जो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, बट अब की बार टाइम को मैंने चेंज कर दिया है, टाइम को मैंने कर दिया 20 सेकंड। अब यहाँ से जो इवन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं 10 सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और यहाँ पे 20 के लिए ये जो E2 वैल्यू है ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बाकी एरिया सेम है, स्पेसिमेन के जो वर्क फंक्शंस हैं phi1 phi2 वो सेम है, तो आप चेक कर सकते हैं इवन वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है। जब B से ग्रेटर है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया दोनों केस के लिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। E2 वैल्यू phi1 से भी ग्रेटर है और phi2 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया। तो जस्ट ये न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको यही शो करना था कि क्लासिकली जो आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप चेक करिए फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड पे I1 इंटेंसिटी वाले सोर्स से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुए, बट सेकंड स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड तक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अब आपने टाइम सेम रखा 10 सेकंड, सोर्स चेंज कर दिया, सोर्स की इंटेंसिटी चेंज कर दी और इंटेंसिटी चेंज होने से बोथ स्पेसिमेन से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुआ। अब यहाँ से जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आप 50 में से ये वर्क फंक्शन को जो डिफरेंस करेंगे वो डिफरेंस आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, बट बोथ केस में आप चेक करिए क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये जो गिवन एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे डिफरेंस आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं 50 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे आया 46। तो फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे 46 है फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे 1 है। तो आप चेक कर सकते हैं इंटेंसिटी चेंज हुआ और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को, मैंने फ्रीक्वेंसी का कोई रेफरेंस नहीं लिया, सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी कराया और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, आप चेक कर सकते हैं। इस सोर्स से भी और इस सोर्स से भी, बोथ सोर्स में इंटेंसिटी डिफरेंट है, बट इंटेंसिटी चेंज होने के बाद भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। आप चेक कर सकते हैं 10 सेकंड पे नहीं हुआ तो 20 सेकंड पे हो रहा है। अगर 10 पे पॉसिबल है तो हो सकता है 5 पे पॉसिबल ना हो, 2 सेकंड पे पॉसिबल ना हो। इसका आप कंपेरिजन करें कितने टाइम तक आप इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन को, किस इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, इससे कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है तो चाहे आप 1 मिनट के लिए अप्लाई इंसिडेंट रेडिएशन करें, रेडिएशन को इंसिडेंट करें, चाहे 1 सेकंड के लिए करें, चाहे 10 टू पावर -2 सेकंड के लिए करें, चाहे पुअर इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट करें, चाहे स्ट्रॉन्ग का इंसिडेंट करें, कभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था। देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मैंने जो एग्जांपल दिया है वहां पे पुअर इंटेंसिटी सोर्स से भी और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी सोर्स से भी ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिमेन के लिए ना हो, तो उस स्पेसिमेन के लिए भी अगर आप मोर टाइम तक इंसिडेंट कर देंगे पुअर इंटेंसिटी सोर्स को, तब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। वो आप चेक कर सकते हैं मैंने इस एग्जांपल में जिन स्पेसिमेन के लिए 10 सेकंड पे पॉसिबल नहीं हुआ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके लिए 20 पे हो गया। तो एक साथ इस एग्जांपल में आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और
टाइम डिफरेंस वाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दोनों ही आपको यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं कि वो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं, क्लासिकली वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। सेकंड स्पेसिमेन के लिए जैसे ही आप रेडिएशन डालेंगे 20 सेकंड, ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए 10 सेकंड पे तो ये सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10 सेकंड तक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, उसके आगे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा है। 12 सेकंड लेटर 12 और 13 सेकंड का टाइम लगेगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, बट 12 सेकंड से लेस टाइम पे आपको इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हुआ। जब आप इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सेकंड तक इंसिडेंट कराएंगे, तब एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये टाइम डिफरेंस 10 टू पावर -9 सेकंड का यहाँ पे इससे लेस आ रहा था, बट यहाँ पे तो 12 सेकंड तो बहुत टाइम डिफरेंस होता है, 1 सेकंड भी सफिशिएंट टाइम डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही चेंज करा रहे हैं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो रहा है, जबकि यहाँ पे मेंशन है नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी में थर्ड पॉइंट पे जाइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे 46 है, ओनली सिर्फ आप चेंज क्या किया इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो आपको मैंने नोट कराए हैं वो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। ये सभी को कंफर्म हो गया जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपको नोट कराए हैं 1 से लेके 4 तक, वो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में इंक्लूड हो रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ और कहते हैं और ये थियोरेटिकल प्रेडिक्शन क्लासिकली कुछ और कहता है। दीस टू एग्जांपल्स इट मींस जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लासिकली करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हुए, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लासिकली। और जब पॉपुलर थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता है तो आपको किसी अनदर थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको एक्सप्लेन करने की। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे जाने से पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैंने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन बताया। अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में कोई डाउट है तो अपने को अनम्यूट करके विद इन 2 मिनट पूछ सकता है। क्लियर है सर। तो क्वांटम मैकेनिक्स से इसको चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, वहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपने लिखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ जी। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। हाँ जी। तो सर डिपेंडेंसी देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में किस पार्ट पे डिपेंड करेगा, ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स थोड़ी बताया मैंने तो फेलियर्स पे गया हूं। मैंने तो क्लासिक अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स के लिए दिया है। अब वो जी सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ी बताता है, तो वो पॉइंट एक्सप्लेन किया ही नहीं। मैंने तो जस्ट ये बताया उसमें कंट्राडिक्शन कहां पे है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है, मैंने उसकी डिपेंडेंसी शो कर दी, तो कंट्राडिक्टरी हुआ या नहीं हुआ? हां सर, तो वही मैंने एक्सप्लेन किया उस पॉइंट में। मैंने तो फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी बताया नहीं, कैसे डिपेंड करेगा वो क्वांटम मैकेनिक्स बताएगा। क्लियर हुआ? जी सर। अगर इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट आ जाता तो उसमें वायलेशन नहीं होता। वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम ये नहीं कह सकते थे कि वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, बट इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। मैंने क्लासिकली न्यूमेरिकल एग्जांपल से इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट शो कर दिया, तो वायलेट हुआ या नहीं हुआ? कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आया नहीं हुआ? जी सर। हाँ ठीक है, ओके। अब क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करें। यस सर। सर तो क्वांटम मैकेनिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स हैं उनमें कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए जिससे क्वांटम मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई करें। तो क्या कांसेप्ट्स की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? एक तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही थी, उसमें आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और रेडिएशन का जो आप वेव नेचर ले रहे थे उसमें आपको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव लाइक वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव लाइक पार्टिकल। बट अगर आप फिर से वेव नेचर ले लेंगे रेडिएशन का तो फिर से सेम प्रॉब्लम राइज होगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हुआ, तो उससे डिफरेंट नेचर आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। इट मींस आपको क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंगल कांसेप्ट यूज करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ऑटोमेटिकली पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इंक्लूड हो जाएगा। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन कहां से राइज हुआ? प्लैंक्स के एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। लेफ्ट साइड में एनर्जी ऑफ रेडिएशन है और राइट साइड में n नंबर ऑफ फोटोन है और h न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन अभी आपको मैंने हिंट किया कि फोटोन पार्टिकल है, तो लेफ्ट साइड में ई जो नोटेशन है वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है। जब रेडिएशन की एनर्जी को पार्टिकल के टर्म्स में आप नोट करेंगे दैट मींस पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन आप इंक्लूड कर रहा है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इट मींस इट इंक्लूड द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन।
प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इट मींस ऑल वैल्यूज अलाउड नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है एनर्जी एक्सचेंज पे। एच न्यू के मल्टीपल में ही आप यहाँ पे एनर्जी को वेरी करा सकते हैं, एच न्यू, ट्वाइस एच न्यू, 3 एच न्यू। अगर एच न्यू की जो भी वैल्यू है आप 0.5 एच न्यू यहाँ पे नहीं ले सकते, 0.9 नहीं ले सकते, 0.3 नहीं ले सकते। तो एनर्जी एक्सचेंज पे रेस्ट्रिक्शन है। जो रेडिएशन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगा वो ऑल एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे वेरी नहीं करेगा एनर्जी रेडिएशन का। एच न्यू के मल्टीपल में ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इट मींस यहाँ पे जब रेडिएशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन लेंगे क्वांटम मैकेनिकली, दैट मींस इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन के लिए सिंबल पड़ा होगा। तो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मींस इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन को आप यहाँ पे कैटेगराइज करने के लिए वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताएंगे या वेवलेंथ बताएंगे। यही पार्ट आप एच सी वाई लैम्डा भी पढ़ते हैं फोटॉन की, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का वर्क फंक्शन आप फाइल ले रहे हैं। वर्क फंक्शन मींस द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron. From the matter. और ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब जैसे ही आप फोटॉन यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज इंटेंसिटी फोटॉन इसका रेडिएशन का इंटेंसिटी इस सरफेस पे, इंसिडेंट सरफेस पे आई ले रहा है, तो ये आप अभी जो डेफिनेशन यूज कर रहे थे, जो मैंने हिंट किया कि वो क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली बोथ पार्ट के लिए वैलिड है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मींस एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये ई नोटेशन को आप प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ फोटॉन्स और वन फोटॉन की एनर्जी के टर्म्स में आप नोट करेंगे। तो n h न्यू डिवाइडेड बाय एरिया और टाइम। अब अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाए, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन फिक्स हो गया, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन का और इमिटेड सरफेस के एरिया, सॉरी इंसिडेंट सरफेस के एरिया पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ फोटॉन भी वेरिएबल है, तो ये n न्यू के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से जब आप इंटेंसिटी का डेफिनेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, तब वो क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन यूज कर लिया, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये पॉइंट्स आपको मैंने हिंट कर दिए। तो इंटेंसिटी अगर ये न्यू फिक्स है, अगर न्यू कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली ये टर्म कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन में मैंने इंक्लूड कर लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सम टाइम नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स हो सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज इंटेंसिटी का वेरिएशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से जब आप इंटेंसिटी वेरी कराएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इस आर्टिकल में हम यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन अगर न्यू फिक्स ले रहे हैं तो दैट मींस नंबर ऑफ फोटॉन वेरी कराना है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मैं कर दूं, क्वांटम मैकेनिकली जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो आपने इंसिडेंट किए 100 और उस 100 फोटॉन से आपके हो सकता है 20 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हो, अगर सफिशिएंट एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट चेंज हो सकता है। बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल को स्टडी करने के लिए, थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए कन्वर्जन रेट 100% है। 100% का मतलब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, 100 फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट लेके चल रहे हैं थियोरेटिकली वो 100% लेके चल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से जो एनर्जी h न्यू आप फाइंड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी अगर प्रोवाइड करता है, अगर प्रोवाइड नहीं करता है तो कन्वर्जन रेट 0। तो ये पॉइंट्स को आप क्लियर करेंगे आर्टिकल में, ये बुक में आप पढ़े होंगे, बट हो सकता है वो जो पॉइंट मैंने किया वो नोट ना किया हो, बट इसको अप्लाई कर दिया हो। क्वेश्चन में कन्वर्जन रेट दिया हो सकता है, नहीं दिया है तो 100% लेके चलेंगे। अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो इसमें कन्वर्जन रेट 100% लेके चलेंगे। तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, जब 100% कन्वर्जन रेट लिया तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि h न्यू फोटॉन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा रेडिएशन तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये एनर्जी ऑफ फोटॉन 2 डिफरेंट वे में यूज होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में यूज हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, जो आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन हिंट कर दिया। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस के आउटर में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा। तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिकली। अब किसी भी एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्क फंक्शन है फाई, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप नोट करेंगे, क्योंकि ये वर्क फंक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब इसको फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये न्यू नॉट भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जिसको आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नोटेशन मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में नोट कराया है उससे आप रिलेट कर सकते हैं।
अगर इसी को वेवलेंथ इक्विवेलेंट बनाएंगे तो h c by लैम्डा थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कांसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये वर्क फंक्शन को फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट बनाएंगे और इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, h nu is equal to maximum kinetic energy of ejected electrons plus h nu naught, then maximum kinetic energy of ejected electron can be written as h nu minus h nu naught, और h कॉमन लेंगे तो ये आपको रिलेशन बनेगा। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करेंगे। मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक सिंगल कांसेप्ट यूज किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्म एक्सप्रेशन, इसमें रेडिएशन का पार्टिकल नेचर ले रहा है। इस पार्ट से अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे जाएं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या आप कंपेयर करें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, if nu is less than nu naught, then nu minus nu naught is negative। यहां से इस एक्सप्रेशन से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब चेक करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का सेंस क्या होगा कि जो फोटोन की एनर्जी है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिमिट में जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फोटोन से, वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा जितना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मींस अगर इस लिमिट में कोई आप एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज h nu वैल्यू आप ले रहे हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मोस्टली आपके मोनोवेलेंट मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए जो वर्क फंक्शन का जो रेंज होता है वो 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर कर लिया तो इस लिमिट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू h nu की वैल्यू फोटोन की एनर्जी ऑलवेज वर्क फंक्शन से लेस आएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करेंगे तो ये बोथ के डिफरेंस से -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस बनेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बट फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन से इस लिमिट में एनर्जी कितना प्रोवाइड किया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी प्रोवाइड करके अभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इजेक्ट होने से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस है। इट मींस आप इस लिमिट में इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब चाहे आप इंटेंसिटी को कितना चेंज कर लीजिए, इंटेंसिटी को कितना इंक्रीज कर लीजिए, इस लिमिट में फोटोन की एनर्जी h nu अगर h nu नॉट से लेस है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब आप सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने से सिंगल फोटॉन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो सफिशिएंट एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यही आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में। फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाटएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी को आप चाहे पुअर ले लीजिए चाहे स्ट्रांग ले लीजिए, रेडिएशन की एनर्जी पर एरिया पर टाइम तो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ फोटॉन पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी का आपने पर्टिकुलर रेंज लिया जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, चाहे उस लिमिट में कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, फोटॉन सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करेगा इजेक्ट करने के लिए, तो इट मींस देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गया, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन nu नॉट। इसको अनदर वे में भी इंटरप्रेट कर सकते थे आप, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पड़ता है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है। इट मींस अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो दैट मींस पार्टिकल अभी किसी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, उसके आउटर में काइनेटिक एनर्जी आपको या तो जीरो रह सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जहां पे हमें ऑब्जर्व करना है, इजेक्ट होने के बाद हम मटेरियल के आउटर में उसको डिटेक्ट करेंगे, आउटर में ऑब्जर्व करेंगे, बट आउटर में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का सेंस क्या है कि पार्टिकल अभी आउटर में नहीं आया है, वो अभी मटेरियल के इनसाइड में है, और इनसाइड में है इट मींस वो अभी इजेक्ट नहीं हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन आप इंक्रीज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन न्यू नॉट से ग्रेटर है, इस कंडीशन में अपने वर्क फंक्शन फिर से सेम लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इस लिमिट में अगर आप फोटॉन एनर्जी सपोज आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गया। इट मींस सरफेस के आउटर में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पॉजिटिव है। तो जितना मिनिमम चाहिए था उससे आप हायर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके अलावा भी एनर्जी में कुछ कंडीशन हो सकता है। बट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है, और थर्ड पॉइंट आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो गया। और इसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने डिस्कस किए, इस लिमिट में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इंटेंसिटी चाहे जो भी ले लीजिए, कितने भी फोटॉन्स आप इंसिडेंट कर लीजिए सेम एनर्जी के, अगर इस लिमिट में फ्रीक्वेंसी है तो सफिशिएंट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन पे जाइए, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएशन है। इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस पार्ट से आप चेक कर सकते हैं। एन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आई पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। अगर एन पे डिपेंडेंसी होता, आई पे डिपेंडेंसी होता तो ऑटोमेटिकली वन का डिपेंडेंसी अनदर को कंट्रीब्यूट कर देगा। बट फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी।
तो ये आप चेक कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट भी क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गया। देखो अभी मैंने जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ग्रेटर देन डिस्कस किया, अब इक्वल टू भी आप चेक कर सकते हैं। न्यू इक्वल्स न्यू नॉट पे सपोज आप h न्यू वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं और वर्क फंक्शन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था, तो आप चेक करिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ सरफेस पे बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जीरो है बट वो सरफेस पे है। अब कोई चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर उसका साइज सफिशिएंट है तो आप आई से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर माइक्रोस्कोपिक होगा, बट इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते आई से। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और उसके रिगार्डिंग आप फोटो करंट मेजर करके आप ये चेक कर सकते हैं। अगर फोटो करंट नॉन जीरो आएगा दैट मींस वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट था। मटेरियल तो मोशन नहीं कर रहा, मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन आउटर में ऑब्जर्व हो गए, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे पहले से मोशन कर रहे हो, उसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो वहाँ पे करंट को डिटेक्ट मेजर करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके कंफर्म करेंगे। तो उस केस में जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो तब है जब फोटोन आपने जस्ट इंटरेक्ट, फोटोन से इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कराया, बाकी और कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो फोटोन से इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हुआ कि वो रेस्ट पे मटेरियल के सरफेस पे आ गया। अब कोई और इंटरेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए और मूव करने से उससे करंट राइज हुआ, वो आपका डिटेक्ट हो जाए। इन दोनों कंडीशन में जीरो काइनेटिक एनर्जी पे और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस केस में वो अभी मटेरियल के इनसाइड है। तो यहाँ पे सेकंड भी एक्सप्लेन हो गया, थर्ड भी एक्सप्लेन हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी लेवल का कांसेप्ट इंक्लूड कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल, कोई भी इंटरेक्शन मटेरियल पार्टिकल से हो रहा है तो उसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जिस इंटरेक्शन से आप इलेक्ट्रॉन या जो भी मटेरियल पार्टिकल है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर दीज गैप के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हायर लेवल्स में पार्टिकल जंप कर जाएगा और ये ट्रांजिशन का जो टाइम होता है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में या हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, वो 10 to power -8 सेकंड से इस ऑर्डर का या उससे लेस टाइम का होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए हो सकता है कि आपको करंट मेजर करने के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड तक आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़े, और एक्सपेरिमेंट के टाइम के रेस्पेक्ट में जो 10 to power -8 या 10 to power -9 सेकंड है वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, बहुत कम है। तो इट मींस ये टाइम डिफरेंस तो है बट वो टाइम डिफरेंस एक्सपेरिमेंट के टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, इसलिए डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस वहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है। मैंने ये नहीं नोट कराया कि देयर इज नो टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस तो है बट वो टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल है। तो जैसे ही आप एनर्जी लेवल का कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए फिर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी एनर्जी लेवल्स होते हैं बट मॉडिफाइड हो जाते हैं। फिर जब आप लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेंगे, जब सॉलिड फॉर्म लेते हैं तो वहाँ पे बैंड का कांसेप्ट आ जाता है। तो बैंड थ्योरी में आप चले जाते हैं, बट ऑल केसेस में आप चेक करें एनर्जी में कहीं ना कहीं डिस्क्रीटनेस आती है, और डिस्क्रीटनेस आती है तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं। तो हाईएस्ट कंप्लीटली फिल्ड बैंड से जब एम्प्टी बैंड में पार्टिकल ट्रांजिट करेगा तो वो टाइम डिफरेंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब ऑटोमेटिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स के जब एप्लीकेशंस करते जाते हैं तो फोर्थ पॉइंट ऑटोमेटिकली एनर्जी क्वांटाइजेशन से ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आपको फोटो करंट को कंपेयर करना, और फोटो करंट का मतलब क्या है कि जो करंट अराइज होगा फोटोन से, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन से, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आपको डिटेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व हो रहे हैं, ड्यू टू रेडिएशन, फोटॉन्स। तो हमें करंट फाइंड करना है, फोटो करंट, और करंट का एक्सप्रेशन dq/dt। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने चार्ज फ्लो किया, चार्ज का मोशन लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के प्रोडक्ट से आप चार्ज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है 1.6 × 10 to power -19, बट जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉन मोशन है, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करेगा, ये पार्ट पे आप जाएंगे तो करंट का वेरिएशन आपको पता चल गया। अगर 100% कन्वर्जन रेट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये यूनिफॉर्म वेरिएशन ले लेते तो ये q/t भी आप करंट पड़ता है, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वाला कंसेप्ट आ जाएगा। और ये चेक करिए, अभी इंटेंसिटी पार्ट बताया हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये करंट ऑटोमेटिकली इस पार्ट से इंटेंसिटी डिपेंडेंट हो गया। ये फिफ्थ पॉइंट सभी को कंफर्म हुआ? तो फोटो करंट के लिए आप चेक करिए, कहीं फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं आया, ओनली इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ फोटोन डिपेंडेंसी गया, और नंबर ऑफ फोटोन का डिपेंडेंसी इंटेंसिटी के डेफिनेशन से फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑल 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, जैसे ही आप सिंगल कंसेप्ट यूज करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्वांटाइजेशन आप यूज करते हैं, तो ऑल 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि
ये थोड़ा इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ तब हिंट करता है। देखो जब आप ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे तो 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट आपको करना है। एक तो ये कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बना दूं, अभी कुछ स्टूडेंट्स का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो फिर से यहाँ पे वो हो सकता है क्लियर हो जाए। एक तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डायग्राम बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए या नहीं हुए, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक डायग्राम होगा यहाँ पे फॉर मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। measurement of kinetic energy of ejected electron। जब डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जा रहे हैं, ये वर्ड गलत हो गया यहाँ पे, डिटेक्शन के लिए डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब जिस पर्टिकुलर मटेरियल आपने कंसीडर किया है उस मटेरियल सरफेस पे आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे और उस रेडिएशन की या फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कराएंगे। अब इस कंडीशन में गए, फर्स्ट कंडीशन में, अब यहाँ पे हमने these two इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, इजेक्ट होंगे। अब इस इलेक्ट्रोड पे अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर लें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए या नहीं हुए। तो इस इलेक्ट्रोड पे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोलरिटी क्रिएट करेंगे। इसको मैंने पॉजिटिव पोलरिटी प्रोवाइड कर दिया और इसको नेगेटिव पोलरिटी प्रोवाइड कर दिया। इट मींस यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के डिटेक्शन के लिए इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इसके रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज करते जा रहे हैं और जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज करेंगे तो न्यू लेस देन न्यू नॉट में आपको यहाँ पे फोटो करंट नॉन जीरो बनेगा। कोई जो फोटो करंट नॉन जीरो होगा इट मींस नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर आएगा फोटो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इजेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन चाहे रेस्ट पे हो चाहे उन पे फोटोन की जैसे काइनेटिक एनर्जी हो, वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा QE, इट मींस माइनस E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो आपको जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये करंट राइज होगा। ये करंट का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पता चलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स आपको इन टाइम में ऑब्जर्व होंगे। आपको यहाँ पे ये फोटो करंट को डिटेक्ट करके, फोटो करंट को मेजर करके कि जीरो है या नॉन जीरो है, आप डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए, अभी जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट के लिए पूछा था इसको एक्सप्लेन करें, तो हमें फोटो करंट को मेजर करना है और फोटो करंट कहां से राइज होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे ये फोटो यूनिट टाइम में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व हो रहे हैं वो करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं और उन फोटॉन्स की एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का मूव करने का टाइम अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको नेग्लेक्ट कर दें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेट ऑफ फोटॉन्स पे मैच करेगा और जो मैच करेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए करंट वैल्यू, फोटो करंट वैल्यू इंटेंसिटी डिपेंडेंट करता है। ये पार्ट आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी इसका फोटो करंट का वेरिएशन चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंडेंसी पे जाना है और नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए कि वो इजेक्ट हुए हैं या नहीं, हम फोटो करंट को मेजर करेंगे। अगर फोटो करंट नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, अगर फोटो करंट जीरो हो जाए तो या तो इजेक्ट नहीं हुए या इस सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं। अब मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर से जिस सरफेस पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड पे जिसमें एक्यूमुलेट करना था, अब की बार इस पोलरिटी को चेंज कर देंगे। जब पोलरिटी को चेंज करेंगे तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि अब की बार ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रोड के अपोजिट, जैसे अगर बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इधर अगर मूव कर रहे थे तो अब उस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी से इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दें तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आने से पहले ही कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और जब स्टॉप हो जाएगा तो जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल को वेरी कराते जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होगी वो पहले स्टॉप हो जाएंगे, तो फोटो करंट इस पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लाइक दिस आपको मिलेगा कि इस पे भी नेगेटिव पोलरिटी है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे फोटो करंट, इट मींस ऑल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व नहीं होंगे, फोटो करंट जीरो बन जाएगा। उस इक्विवेलेंट आप काइनेटिक एनर्जी क्यू भी पढ़ते हैं, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे उस पोटेंशियल को चार्ज में मल्टीप्लाई करा के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में मल्टीप्लाई करा के आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्व करें, इस एनर्जी से किस एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इजेक्ट होंगे।
ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा ईवी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, एक काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट के लिए और एक फोटो करंट मेजरमेंट के लिए और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में सिर्फ पोलरिटी का चेंज। यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोलरिटी है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोलरिटी है, जिसपे आपको रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, उससे अनदर इलेक्ट्रोड की बात है। अभी फोटो इलेक्ट्रिफाइड के रिगार्डिंग ऑल पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये प्लॉट ड्रॉ करना है एक इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ये नोटेशंस आपको बताए हुए हैं। देखो एक यहाँ पे जो वर्ड है मैक्सिमम, इसको भी मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको कोई डाउट रहे किसी स्टूडेंट को। अभी मैंने यहाँ पे मटेरियल स्पेसिमेन शो किया हुआ है। इस मटेरियल स्पेसिमेन के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा। अब सेम टाइम पे वो किसी और पार्ट से भी इंटरेक्ट कर सकता था। अब उस इंटरेक्शन में अदर देन फोटोन इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं और यूज हो जाए, एनर्जी डिक्रीज हो जाए उस इंटरेक्शन में। तो वो सारे डिसिपेटिंग फैक्टर्स रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करने लगे। अब इस मटेरियल के इनसाइड में आयंस भी होंगे। इलेक्ट्रॉन आयन से कॉलिजन कर सकता है। जब कॉलिजन करेगा सरफेस पे आने के लिए, तो उसके पाथ में जो भी आएगा उससे कॉलिजन में एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो बाकी सारे डिसिपेटिंग फैक्टर्स को आप एब्सेंट मान के चलेंगे, तब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम बनेगा। इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस हम सिर्फ वो डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं जो वर्क फंक्शन के अलावा फोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है। बाकी इससे लेस एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है, इससे हाई एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं। जैसे कहीं पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल एग्जांपल में अगर कहीं पे आता है कि हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर एग्जांपल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी आपको 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। बट उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो इस 5 से स्लाइटली लार्ज एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इससे लेस के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये मैक्सिमम लिखा है। तो इसको प्लॉट करना है पहले फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट में और इंटेंसिटी के एस्पेक्ट में। फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट में प्लॉट करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी आपको इस लेसन से कंफर्म है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। आप लोगों ने y cos mx plus c प्लॉट किया होगा, तो इसको स्ट्रेट लाइन प्लॉट आप कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू नॉट के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू नॉट से हायर वैल्यू पे इंक्रीज करते जाएंगे तो लीनियरली इंक्रीज करेगा। अब इससे स्ट्रेट लाइन को अगर आप बैक डायरेक्शन में इंक्रीज कर दें तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट, काइनेटिक एनर्जी एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी को 0 कर दें तो ये माइनस h नॉट बनेगा। जो रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स h न्यू माइनस नॉट। अब आप यहाँ पे न्यू को अगर आप 0 करेंगे तो माइनस h नॉट काइनेटिक एनर्जी बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये ओरिजिन से अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकती? देखो इससे तो ये पता चलता है कि आपको बिलो 10th लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आता। y इक्वल्स हाफ x प्लस 2, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर दिया है तो x इक्वल टू 0, जो आप ओरिजिन की बात कर रहे थे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे आप चेक करिए y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या ये ओरिजिन पे जाएगा y वाला कोऑर्डिनेट? तो जब ये c वैल्यू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नॉन जीरो होता है तो यहाँ से थोड़ी प्लॉट स्टार्ट होता है। अगर ये सिर्फ h नहीं होता तब ये यहाँ से स्टार्ट होता। क्लियर हुआ नहीं? यस सर। और मैंने यहाँ पे एक सेम प्लॉट के लिए सम पोर्शन सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया है, सम पोर्शन डैश लाइन से ड्रॉ किया है। इस इक्वेशन से जब आप मैथमेटिकली प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बना। बट मैंने इसलिए आपको डिफरेंस शो किया कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी शो करते हैं यहाँ पे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली भी पता होता है। और उन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट्स को आप फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे शो करके कनेक्ट करते हैं तो नियरली स्ट्रेट लाइन आपको प्लॉट बन जाता है। बट न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कोई डेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आप तभी मेजर कर सकते हैं इस डायग्राम में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा हो। बट न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, और जब इजेक्ट नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर थोड़ी कर सकता है। ये तो नोटेशन किसके लिए है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए आप एक्सपेरिमेंटली इस रीजन में न्यू लेस देन न्यू नॉट जो मैंने यहाँ पे शो किया है, इस रीजन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो ये थ्योरेटिकल इस एक्सप्रेशन से मैथमेटिकल प्लॉट तो कर लिया बट वो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाता है अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल प्लॉट करने लगते हैं। जब एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल प्लॉट करते हैं तो मान के चलिए कुछ पॉइंट्स लाइक दिस आ रहे हैं, तो आपने जब एक्सपेरिमेंट में किया होगा तो आप मोर लाइन वाले पाथ पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो नियरली आपको स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस शो किया इसलिए कि आप इसको एक्सपेरिमेंटल प्लॉट से रिलेट कर पाएं।
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई नॉन मटेरियल का अपने स्पेसिमेन लिया, नॉन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इंसिडेंट करते जा रहे हैं, आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया और उससे प्लॉट कर दिया, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। इस स्टेटमेंट में तो किसी को डाउट नहीं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। इस इक्वेशन में dy/dx आप स्लोप पढ़े होंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्लोप चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, चाहे इस पॉइंट पे मेजर करें, ऑल पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यू थीटा मेजर करेंगे, tan थीटा से फाइंड करेंगे तो सेम आएगा। तो हमें ये न्यू लेस देन न्यू नॉट पी ऑब्जर्व तो नहीं हुआ, बट हम इस स्लोप के कांस्टेंट वाले कांसेप्ट से इसको बैक डायरेक्शन जब इंक्रीज करेंगे तो ये मैथमेटिकली और आपने जो ड्रॉ कराए थे वो एक्सपेरिमेंटली भी आपको इस पॉइंट की वैल्यू बता देंगे माइनस h आपको। जब इस स्ट्रेट लाइन को बैक डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो काइनेटिक एनर्जी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो माइनस h नॉट आ गया, और ये माइनस h नॉट आपको इस क्लॉज से भी नोन हो गया और मटेरियल से भी नोन है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वर्क फंक्शन पे जाती है और phi by न्यू नॉट से आप h फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली आप ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो लेक्चर का टाइम हो गया ओवर करने का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उससे रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। सर आपने जो उधर वर्क फंक्शन दिखाए थे तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर सकते हैं? किसको? वर्क फंक्शन को एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब वर्क फंक्शन को, क्योंकि उसको तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तो उसको तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। आपको पूछना ये जो मटेरियल आपने लिया, पूरी बात सुनिए। जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के लिए हमारे पास एक तो नॉन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, नॉन इंटेंसिटी का रेडिएशन है, और जिस मटेरियल के हेल्प से कर रहे हैं वो मटेरियल भी नोन है, और जैसे ही मटेरियल नोन हुआ उसका वर्क फंक्शन आपको नोन होगा, तो वो कैलकुलेट थोड़ी करना है। नहीं वही मैं जानना चाहता हूँ, जो वर्क फंक्शन वो लोग दे देते हैं तो वो वर्क फंक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो लोग? आप ये जानना चाह रहे हैं कि वर्क फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? मतलब कैसे आते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे उसको निकालते हैं? कोई इस एक्सपेरिमेंट से अगर आपको करना है तो आपको ये टर्म तो नहीं पता, ये टर्म तो नहीं पता, तो इस रिलेशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी अननोन है और फाई भी अननोन है, तो क्या कर पाओगे? पर ये तो सर ये किसी और एक्सपेरिमेंट से होगा ना। अच्छा ओके। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्यों करना चाह रहे हो? जब मटेरियल आपको कोई मटेरियल को आपको स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये कैसे कंफर्म करोगे कि वो सोडियम का है? आप बताइए कैसे कंफर्म करोगे? जब आपको सोडियम नोन होगा तभी तो कंपेयर कर सकते हो। आयरन का है, कैसे पता चलता है कि ये आयरन का बना हुआ है? आपको आयरन के बारे में बहुत सारी डिटेल पता है ना, ठीक है? तो वो किसी और मेथड से या किसी और एक्सपेरिमेंट से आपको पता होती है। जैसे आप सॉलिड स्टेट में आपको ये पता होता है कि वर्क फंक्शन किस ऑर्डर का है इस रेंज के लिए, वो अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से नहीं करते हो। सर हम लोग फोटो सेल से इसको नॉलेज करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं फाइल। हाँ जी हाँ जी। सर अभी क्लास में आगे पढ़ाएंगे क्या? क्या जी? सर आगे तो नहीं टॉपिक शुरू करेंगे ना आज? नहीं सर, मतलब मैं लीव करूं? हाँ जी, 2 आवर्स का लेक्चर था, उतने टाइम मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दिया, तो डाउट डिस्कशन होगा। ओके सर, थैंक यू। सर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? हाँ जी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना? अब आपको मटेरियल के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो आपको थोड़ी पता है, आपने स्पेसिमेन लिया। यस सर। देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप 12th लेवल पे पढ़े होंगे, तो 12th लेवल पे मेटल का कांसेप्ट आता है, बट मैंने यहाँ पे मैटर बताया, ठीक है? मेटल और एटम दोनों की बात करें अगर, ठीक है, तो जो हम एक एटम के एनर्जी लेवल ले रहे हैं तब बैंड नहीं बनेगा। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, तो ये कि जो बैलेंसिंग में कंट्रीब्यूट करे, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तो नहीं करे कि जो बैलेंस बैंड में होगा, बैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बैंड सर, वैलेंस बैंड वाला। तो हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कंडक्टिविटी उसके इनसाइड में जो यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं, वो मटेरियल को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता उनमें, वो सिर्फ ट्रांजिशन करेगा यहाँ से यहाँ पे, तो उसकी कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कोई वायर है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी वन एंड से अनदर एंड तक फ्लो करता है, तो उसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पर वो बाहर थोड़ी ऑब्जर्व होता है। यस सर। बट यहाँ पे इस मटेरियल से बाहर ही मिल गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो कहीं से भी आ सकता है। नहीं तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि इनर इलेक्ट्रॉन्स किसी फिनोमेना में इनर इलेक्ट्रॉन्स अभी मैं आपको ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ-साथ और भी फिनोमेना हो सकता है, आपको नहीं पता कहाँ से आया वो, बट जैसे आप पढ़ते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा। यस सर। एक्सरे स्पेक्ट्रा में जो हम स्टडी करते हैं वो एक एटम्स के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन जब होता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है? हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सरे स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग भी, तब हमारा जो स्पेसिमेन होगा हमारा कोई मटेरियल का पार्ट ही, अकेला एटम तो कभी नहीं हो सकता ना, वहाँ पे न्यूमरस एटम्स आएंगे। बट हम ये मान के चलें कि उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा में साउंड है और वो किस सेल से है, अगर इनर सेल से निकलेगा तो वो एक्सरे स्पेक्ट्रा होगा। ओके, बट मेटल के इनसाइड में हमने जितना भी पोर्शन कंसीडर किया, मान के लिए ये पोर्शन मैंने मेटल के लिए शो कर दिया, अब एटम तो यहाँ पे है, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास भी हो सकता है और ये सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के इनसाइड में फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब क्या है कि वो एक एटम का इलेक्ट्रॉन किसी अनदर एंड वाले एटम को भी शेयर कर सकता है।
यस सर तो ये एटम से तो बाहर वैसे ही है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यस सर ठीक है। अब इस सरफेस से बाहर आना है, ठीक है सर ठीक है। तो सर मैं ऐसे पूछ रहा था काइनेटिक इलेक्ट्रिक मेजर करने के लिए वो बताया था ना डायग्राम, एक बार आप वो वापस समझा दो ना, मेरे क्लियर नहीं हुआ है। देखो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कोई पॉइंट बताता हूँ। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर भूल जाइए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लो उससे पहले थोड़ी देर। पेशेंस नहीं है क्या? सर वो ये थोड़ा लंबा पोर्शन है मेरा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, फिर क्लास भी ड्यू करनी। पूछ लीजिए। मैं से पूछ रहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है जो केवल फोटो एनर्जी के लिए होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लागू हो सकता है? जैसे अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु पॉजिटिव चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिव चार्ज होगी, उसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या? थ्रेशोल्ड किस इवेंट की बात कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वर्ड है वो फोटो इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन की बात की है। थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पे कट ऑफ लिमिट है। अब जिस इवेंट के लिए हमें चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हम जब रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिस पढ़ते हैं तब भी आता है, बट वो थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो सेम थोड़ा ही है। नहीं, थ्रेशोल्ड उसके लिए भी लागू हो सकता है जैसे ये कांसेप्ट वाइज। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड की वैल्यू जैसे मैंने लिखा एनर्जी की, मेटल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, बट जरूरी नहीं कि वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। नहीं वो तो हो जाए, लेकिन जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे किसी वस्तु को रगड़े तो कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी उसके लिए लागू कर सकते हैं। देखो जो आप देख रहे हो थ्रेशोल्ड ये नहीं होता। अभी रियल लाइफ में जाइए, आपको कहीं पे हाई जंप का कंपटीशन क्वालीफाई करना है तो वहाँ पे हाइट का थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड क्या है कि 5 फीट से ऊपर वाले क्वालीफाई होंगे और 5 फीट से लोअर वाले क्वालीफाई नहीं होंगे। तो वहाँ पे हाइट का थ्रेशोल्ड कितना हुआ? 5 फीट, ठीक है। अब उसी सेम कंपटीशन में जब 5 फीट वाले हमने 10 कैंडिडेट सर्च कर लिए तो हो सकता है थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी जाए, की बात 6 फीट कर ली जाए। तो थ्रेशोल्ड तो इवेंट पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड बताया है मैंने वो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के लिए मुझे बताया। अगर 2 पार्टिकल्स को आप रब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या चेक करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन दो वस्तुओं को रगड़े आपस में तो कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव इसको कैसे जैसे कैलकुलेट करें फिर? वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टीचर बताएंगे आप। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जो पूछ रहे थे सर अगर गामा की वैल्यू तो क्या पहले एक का मैं आंसर कर दूं, नहीं तो रिलेटिविस्टिक सर सो काइनेटिक एनर्जी जो मेजर कर रहे हैं वो बताया था। मैं वही बताना चाह रहा था। देखो पहले एक का जब आंसर हो जाए कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरा कोई क्वेश्चन पूछिए। सर वो लड़का बोल रहा है कि हमें क्लास लीव करनी है, हमें नहीं करनी है क्या लीव? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसे 1-2 केसेस आएंगे, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा था उसको कंसंट्रेट होइए। कोई भी पार्टिकल थोड़ी देर के लिए चार्ज पार्टिकल को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन की बात भूल जाइए। ये पार्टिकल मास m का पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है k, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे, इधर हम इस पे फोर्स अप्लाई करना चाहें। अगर उस फोर्स से इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अप्लाई हो जाए तो इसकी ये स्टॉप हो गया, और जिस एनर्जी पे ये स्टॉप हुआ वो एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये कांसेप्ट है इसको मेजर करने को, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल था तो चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये अभी मैंने हिंट किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट साइड। बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इस डायग्राम के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमें तो इस इलेक्ट्रोड पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना था जो फोटो करंट में कंट्रीब्यूट कराएंगे। पहले हमने ये डायग्राम लिया, अब इस डायग्राम में सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया। अब इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी का है। अब हम क्या करेंगे? हम इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, डीएक्सेलरेट करेंगे। तो डीएक्सेलरेट करने के लिए अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, इधर अप्लाई कर दिया। तो अब इधर इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो इधर जा रहे थे फोर्स किधर लगेगा? सॉरी मैंने डायग्राम चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दिया, ये इधर वाला इधर ना। तो फोर्स माइनस ई से फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है, तो डीएक्सेलरेट होंगे। अब इस फोर्स से जितनी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की थी, अगर एग्जैक्टली उतनी काइनेटिक एनर्जी इधर अप्लाई हो जाए तो वो रुक जाएगा। हो जाएगा ना। यस सर। इनमें रेंज है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में, बट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर स्टॉप हो जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। यस सर। जब ऑब्जर्व नहीं होगा तो उसकी इक्विवेलेंट ईवी से जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट 0 हुई हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। और पूछना है किसी को? सर दिखाना एक बार। हाँ सर। हाँ जी, इसमें क्या पूछना चाह रहे थे? बोलिए। गामा के लिए कुछ किया? इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब हमें रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक वो एक्सप्लेन कर दो एक बारी। ये तो हो गया कि बी लेस देन है, बट इन क्वेश्चंस में कैसे करेंगे सर वो एक्सप्लेन करना? देखो जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है कि वो क्वांटम से कर रहे हैं या क्लासिकल से कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है। अब मोस्टली जितने एग्जाम के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप ट्राई किए होंगे, मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया कि मुझे डेसिमल के 3rd प्लेस तक जाना, ठीक है।
यहाँ पे थर्ड प्लेस तक जाना है। इस पॉइंट पे चेक करना है कि वो कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है। क्लियर हुआ? कोई भी वैल्यू को डेसिमल के थर्ड प्लेस तक हमें चेक करना है तो राउंड ऑफ होकर 2 पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब अगर हमें कैलकुलेशन थर्ड प्लेस तक की चाहिए और हमने ये मास निकाला, मैंने मास का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इजीली आप कंपेयर कर सकते हो मेटेरियल पार्टिकल के लिए। जब गामा की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करके मास हमारा किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए आया, सपोज हमने 1 किलोग्राम मास लिया था, बट 1 किलोग्राम से ये जो इफेक्ट कर रहा है 0 0 0 0 और ये और भी मैंने 0 नोट कर दिया और यहाँ पे जाके इसने 5 कर दिया, 7th प्लेस पे जाके इफेक्ट किया और हमें कैलकुलेशन चाहिए थी थर्ड प्लेस तक, तो क्या इसमें मास चेंज हुआ? मतलब वैसे चेक करेंगे डेसिमल प्लेस को हम रेफरेंस ना ले तो मास तो चेंज हुआ, बट ये मास का चेंज नेग्लिजिबल है। तो गामा की वैल्यू नियरली 1 है। जब गामा नियरली 1 होगा तो रिलेटिविस्टिक मास रेस्ट मास से डिफरेंट नहीं आएगा, और जब रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास नियरली सेम होंगे तो हम केस नॉन रिलेटिविस्टिक है। क्योंकि रिलेटिविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल के वेलोसिटी की वजह से, मोशन की वजह से मास और मास से रिलेटेड प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने 3 वैल्यूज नोट की हैं, तो 3 वैल्यूज में 10 टू पावर 5 पे आप चेक करिए कि क्या वो थर्ड प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे मास वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो जितने भी मैंने मेटेरियल पार्टिकल के लिए मोस्टली प्रॉब्लम्स देखे हैं उनमें 10 टू पावर 5 पे नेग्लिजिबल चेंज आता है। जब नेग्लिजिबल चेंज आया तो इस लिमिट को हमने नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ले लिया। ठीक है, 10 टू पावर 7 और 10 टू पावर 7 से हायर के लिए सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये कैलकुलेशन में इफेक्ट करेगा और इफेक्ट करेगा। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड से लेस के लिए आप इलेक्ट्रॉन के लिए आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले सकते हैं, मेटल पार्टिकल के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले सकते हैं, और इससे हायर के लिए आप रिलेटिविस्टिक। अब ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला पार्ट अभी आगे जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ये सब इवेंट्स पढ़ लेंगे, फिनोमेना पढ़ लेंगे तो इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको रिलेटिविस्टिक केस लेना है, किसके लिए नॉन रिलेटिविस्टिक लेना है, तो वहां पे आपको इनका डेटा दिया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कंपेयर कर लेंगे कि किस रेंज में आ रहे हैं, इस पार्ट में आ रहे हैं या इस पार्ट में आ रहे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब आप ये कंपेयर करना है। ये तो एक मैंने आइडिया दे दिया कि ये आपको टेबल आपको कंफर्म होना चाहिए कि ऑलवेज जो आप फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, जो आपके मोस्टली हैबिट में है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए एक्सप्रेशंस, वो ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट नहीं देंगे। कब देंगे? इस लिमिट में देंगे। ओके सर। ठीक है सर, एक बार ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाला पेज शो करना। हाँ जी एक्चुअली सर जी सर वो जो आपने 4th पॉइंट बताया था कि नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिकली। ओके सर, थैंक यू। जी बोलिए। हेलो, हाँ सर, वो एक्सप्लेन करना है। हाँ सर, तो वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाता है सर, तो वो कैसे रिलेटेड होता है सर टाइम से सर? देखो हम जब यहाँ पे अभी क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किए हैं तो इजीएस्ट पार्ट पे जा रहे थे। जी सर। अगर इसको एग्जैक्टली कंपेयर करना है तो आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पे जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर आप एमएससी का सिलेबस पढ़े हो अपने, जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पढ़ा होगा, पढ़ा था? पढ़े। उसी में एक रेट ऑफ ट्रांजिशन भी आता है। जी सर। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन करने का हमें एक टाइम का आइडिया होता है, और इसका अगर हमें रफ एस्टिमेशन करना हो तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। ओके सर। तो हम जब डिस्क्रीटनेस ले रहे हैं एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर मिलेगा तो एनर्जी लेवल चेंज करेगा अपना। हाँ करेगा। तो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, तो अगर वो सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए तो तब तो वो फोटोन से इंटरेक्ट करके एनर्जी गेन कर लेगा। अगर नहीं है तो गेन नहीं करेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है और फोटोन की एनर्जी 1.5 है, फोटोन की एनर्जी, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी और इवेंट के लिए कर सकता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 0.6 को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हाँ किसी और इवेंट में हो सकता था, बट मैं बाकी सारे इवेंट्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से उतना एनर्जी ले लेगा जितना उसको इन लेवल्स के ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, पर जरूरी नहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इस लेवल में ट्रांजिशन किया तो जितना ट्रांजिशन करने का टाइम है उतने ऑर्डर का टाइम डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन का। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट किया, फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ, तो इंटरेक्शन का जो टाइम होगा वो उस ऑर्डर का आएगा जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है। और वो आपको पता है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हायर से लोअर में जाए या लोअर, आपने इतना तो जरूर पता होगा कि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10 टू पावर -8 सेकंड होता है, पढ़ा है? अब आपको ये थोड़ी पता है कि पार्टिकल यहाँ पे जस्ट ग्राउंड स्टेट में ही होगा, किसी भी लेवल में हो सकता है ना? नहीं पता सर। यहाँ पे हो सकता था, तो यहाँ से यहाँ भी जाए, यहाँ से यहाँ पे जाए, तो किस ऑर्डर का आया टाइम डिफरेंस? 10 टू पावर -8 सेकंड का। ओके सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। और पूछना किसी को? सर ये जो 2 प्लेट्स का जो है आपने 2 फिगर बनाया है, इसमें थोड़ा सा मुझे पूछना है, उस फिगर पे आइए। देखो प्लेट आपने अगर यहाँ पे इसको वर्ड यूज किया तो ये कैपेसिटर नहीं है। नहीं कैपेसिटर में नहीं कह रहा हूँ, ये तो मतलब कोई भी 2 मटेरियल्स के लिए हमने इलेक्ट्रोड बना लिए। एक वो मटेरियल है जिसका हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है, दूसरा कोई भी हो सकता है। बताइए। तो इसमें सर जो पोलैरिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि पहले वाला कंडीशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्लेट पे से सेकंड प्लेट पे जाएगा। डायरेक्ट नहीं जाएगा,
अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए इस सरफेस पे। हाँ हाँ। अब आप इस इलेक्ट्रॉन की चॉइस है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। नहीं तो सर इसमें जो वो जाएगा, लेकिन जो है सर वो उसको पॉजिटिव है ना उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अभी आपने कहा विदाउट पोलैरिटी, अपनी चॉइस से। ये पोलैरिटी की वजह से जा रहा है ना इधर, तब करंट राइज हुआ। अगर ये पोलैरिटी क्रिएट नहीं करोगे तब तो वो किधर भी जाएगा, उससे तो फोटो करंट जीरो बनेगा, नेट करंट। एग्जैक्टली सर। और सर सेकंड वाले केस में ये तो डायरेक्ट नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। कहां पे? जो सेकंड वाला केस है। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने आपको किसी और स्टूडेंट ने भी कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मेजर करेंगे या उसको ये डिटेक्ट कराएंगे कि वो इजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर काइनेटिक एनर्जी तो मेजर तभी, काइनेटिक एनर्जी मेजर करने का तो बेनिफिट तभी है जब आपको कंफर्म होगा कि वो इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो पहले जब हम डिटेक्ट करें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कराएं, इधर कराएं ना, इस पोलैरिटी पे। अब हमने पोलैरिटी को चेंज करना है। तो मान के चलिए हम इस वोल्टेज को पहले डिटेक्ट करने के लिए बढ़ाते गए 0 से लेके 5 वोल्ट तक, पॉजिटिव था। अब हम इसको 5 से लेके घटाते जा रहे हैं। जब 5 तक गए तो मोस्टली ऑल इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब 5 से जिनकी एनर्जी कम होगी, जब 5 से 4 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, तो ये स्टॉप होते आएंगे। इसमें फिर से 0 भी आएगा और फिर से नेगेटिव की तरफ भी आएंगे। अब इस रेंज में अब इलेक्ट्रॉन ये बताइए 0 वोल्टेज पे किधर मूव कराए थे, इधर कराए थे। अगर हम इस पोलैरिटी को क्रिएट नहीं करते सेकंड डायग्राम वाली को, तो क्योंकि इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है, और ये फोर्स नहीं होता तो पार्टिकल किधर जाता है, स्ट्रेट लाइन आपको फॉलो करेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें पहले से जा रहा था। तो जब पोलैरिटी नहीं है तो तब भी तो इधर जा रहे हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को पहले मान लिया हमने ना, इसके बाद अब हमने पोलैरिटी नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वो रिपेल होते जाएंगे, रिपेल होंगे ना। अब इस ऐसा होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस करके फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं। अब कोई ना कोई ऐसा वैल्यू आएगा पोटेंशियल का जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड तक नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फोटो करंट वहां पे क्या बन गई, 0। तो जिस वोल्टेज पे फोटो करंट 0 हो जाएगा उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल में चार्ज मल्टीप्लाई करके हम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ओके सर। और कुछ नहीं को तो एक बार गेट एग्जाम के बारे में आइडिया दे दूं कि कैसे आया क्वांटम। गेट एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न का या क्वेश्चन के लेवल का या मार्क्स का? क्वांटम तो कैसा है क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, जिसको गेट के रिगार्डिंग पूछना था वो अनम्यूट करिए, बाकी म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है बाकी से। हाँ जी, कोई पूछ रहे थे अभी गेट का, कोई पूजा पूछ रहे थे शायद। पूजा अपने को अनम्यूट करके स्टेटमेंट बोलिए, क्या पूछना था गेट के रिगार्डिंग। सर जैसे फर्स्ट टाइम देना है सर इस बार, तो एक बार आइडिया दे दो कि किस टाइप से है, क्या टॉपिक्स हैं। जैसे देखो टॉपिक को तो अभी ये आने वाला एग्जाम ही दे रहे हैं। पूजा आने वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं या उससे आगे वाले की बात कर रहे हैं, बताइए। यस सर, ये अभी कमिंग। तो आने वाले के लिए तो अगर आपने जो पहले पढ़ा हुआ उसी नॉलेज पे बेस्ड आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स इसके लिए बता देता हूं, पर जब नेक्स्ट की तैयारी करें या नेट पेपर की तैयारी करें तो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, सब आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि अब आने वाले गेट के लिए टाइम बहुत कम है, सारा तो पढ़ नहीं पाओगे। आपने जो पहले आपने तैयारी की है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए आप यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये दोनों हमसे कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर पूछा होगा। ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर की कंडीशन है, रिजेक्शन ऑपरेटर और हर्मिशन ऑपरेटर, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है। हर्मिशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली एंटी हर्मिशन पार्ट आ जाएगा। ऑपरेटर्स की जो आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन और हर्मिशन कंडीशन जो है उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑपरेटर्स में कम्यूटेटर ब्रैकेट डायरेक्ट यहाँ से पोजीशन ऑफ मोमेंटम से रिगार्डिंग, कोई अननोन ऑपरेटर के रिगार्डिंग, और एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से कम्यूटेटर ब्रैकेट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें आपको एंगुलर मोमेंटम की क्वांटम नंबर पे बेस्ड आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट या कैट नोटेशन से आपको जो स्टेट नोट करते हैं उन पे एक्शंस पता होना चाहिए, एल स्क्वायर का, एल जेड का, एल एक्स एल वाई का। और उनके रिगार्डिंग आपको कोई स्टेट दिया है तो उस पर प्रोबेबिलिटी किसी गिवन टाइम पे या लेटर टाइम पे टी डिपेंडेंट रिजल्ट पूछ लेता है कई बार, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी सेकंड ऑर्डर पे भी पूछा गया है। तो फॉर्मूले बेस्ड हैं, बाकी जो इससे पहले के सिलेबस में स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आपके यूज हो जाते हैं। तो बाकी आप परटर्वेशन थ्योरी में अगर फॉर्मूले पढ़ लेंगे या कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे तो उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि परटर्वेशन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस ओके जो आएंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी, डिजेनरेसी, वेव फंक्शन का क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंसी, अगर आपको सुपर पोजिशन फॉर्म में स्टेट दिया है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कर लेंगे। तो मैंने ये कुछ टॉपिक्स बताए हैं क्योंकि टाइम कम है,
इन टॉपिक को आप रिवाइज कर लें, इनसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप जब इस बैच को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जब इस बैच को ज्वाइन किए हैं तो जो जिन एग्जाम के लिए आप ज्वाइन किए हैं, आने वाले नेट के एग्जाम के लिए और इस गेट से आगे वाला जो गेट का एग्जाम है जो 2022 में होगा, मेरा सजेशन ये है कि जब आप कोचिंग में कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तब आप अपने पहले आप ये डिसाइड नहीं करिए कि क्या बुक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोर प्रोबेबिलिस्टिक टॉपिक मैंने बता दिए, और प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होता, प्रोबेबिलिटी 0% नहीं होता किसी का आने का। हम ये मान के चलते हैं कि मोर देन 75% चांसेस हैं इनके आने के, तो यहाँ अनसर्टेनिटी रहती है। तो इसलिए पहले से जब हम कई बार डिसाइड कर लेते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी नहीं कि मोर प्रोबेबिलिस्टिक टॉपिक हर बार पूछे जाएंगे। हो सकता है कि वो कोई ऐसा एग्जामिनर हो जिसने ये सोचा कि इससे पहले इन टॉपिक्स पे तो बहुत क्वेश्चन बन गए, अगली बार इनको नहीं बनाते, बट टाइम कम है क्योंकि आप ज़्यादा सिलेबस तो नहीं कर सकते, इसलिए ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं इस आने वाले गेट पेपर के लिए 2021 में जो होगा। बट उससे आने वाले जितने आगे के एग्जाम्स हैं, जो आपके पास 4-5 मंथ का सफिशिएंट टाइम है, तो उनमें पहले आप टॉपिक पढ़िए, अच्छे से सीखिए, फिर एग्जाम के पास अगर जा रहे हैं तो रिवीजन के टाइम पे आप ये सेलेक्टिव हो जाइए कि क्या रिवाइज करें क्या ना करें, क्योंकि पहले ही आप ये सेलेक्टिव हो जाएंगे तो उस टॉपिक चाहे कितना ईजी हो आप उस पर फिर इंटरेस्ट नहीं बना सकते, ठीक है। और पूछना है किसी को? अगर पूछना है तो बताइए, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैं